उन्होंने लाइव शो किया तो मोदी जी बोलते हैं कि ये प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है। तो प्रोटोकॉल के मर रहे हैं, ये क्या प्रोटोकॉल है? लोग बेसहाय होकर हॉस्पिटल से हॉस्पिटल घूम रहे हैं, क्या ये प्रोटोकॉल है? अरे आप किस किस का चीज़ का जवाब दीजिएगा मोदी जी? आवाम को ऑलरेडी ओपनली बता चुके हैं, क्योंकि उनके अंडर में नहीं है। अगर वो बाशऊर आदमी होते हैं, और अगर जो इंदिरा गांधी का था, जो राजीव गांधी का था, जो मनमोहन सिंह का था, उनके पास वो सोच हो भी नहीं सकता है, क्योंकि ना तो वो आज तक जो है अपना वो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट दिखा पाए हैं। झोला लेंगे और निकल पड़ेंगे। तो झोला लेंगे निकल पड़ेंगे, ये बात तो आवाम, तो आप अपना प्लेन पकड़ के निकल पड़ेंगे। भाई प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट जो है वो ना पार्टी के लिए है, वो सारे हिंदुस्तान के लिए। नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आरएसएस। और ये नारा जो 2 मई दी गई, मुँह का खाइएगा कि दोबारा बंगाल में नज़र नहीं आइएगा। आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त सेंट्रल कोलकाता में हूं और हमारे साथ बहुत ही मशहूर समाजी कारकुन और सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद फैसल साहब हैं। उनसे हम जो 7वें चरण का चुनाव हुआ है और सामने 8वें चरण का चुनाव है 29 तारीख को, जैसा कि आप जानते हैं, इसी सिलसिले में बात करेंगे। यहाँ क्या सत्ता, यहाँ क्या परिवर्तन की सरकार होगी या खेला होबे की सरकार होगी, इन्हीं मुद्दे पे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस बारे में क्या राय है। और जो तीसरा संयुक्त मोर्चा है, इस सिलसिले में भी हम जानेंगे। आइए हम बात करते हैं सैयद फैसल साहब से। फैसल साहब, ये बताइए कि 7वें चरण का चुनाव हो गया है और तकरीबन एक तरह से रिजल्ट आ गया होगा और एक ही चरण का बाकी है। आपको क्या लगता है कि इस बार ममता बनर्जी की हैट्रिक करेंगी या परिवर्तन की सरकार होगी? सबसे पहले मैं आवाम से सलाम, प्रणाम, नमस्ते कहूँगा। और कोविड के हालात अभी अच्छे नहीं हैं। मैं इस पे आवाम से गुजारिश करूँगा कि वो एहतियात बरतें और सेहत का अपना ख्याल रखें और बहुत सूझबूझ के साथ जो है हर काम को अंजाम दें, जिसमें एक बड़ा फरीज़ा जो है वो इलेक्शन का है। और चूँकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, इसलिए हम लोगों को अपना जो है ये पावर एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आवाम से ये भी दरख्वास्त करूँगा कि अपना पावर ज़रूर इस्तेमाल करें और मोदी के सरकार को ये बताएं कि हम किसके साथ हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड का आपने मामला छेड़ा है और बीजेपी की जो पॉलिसी रही है या जो राजनीति करते हैं वो पाकिस्तान को लेकर करते हैं। तो आपने देखा होगा, खबरें आई है कि पाकिस्तान ने मदद करने को कहा है, इधर सऊदी अरब ने भी कहा है, ऑक्सीजन भेज भी दिया है। तो आपको क्या लगता है इनकी पॉलिसी कहाँ टकराती है? देखिए, जो हालात अभी उभर कर आया है और लोगों में, सारे हिंदुस्तान के लोगों में जो आक्रोश है, जिस हिसाब से लोग मर रहे हैं, जिस हिसाब से उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, सरकार, मोदी जी चुप्पी लगा के बैठे हैं। यहाँ आके जो उनके पास पूरा टाइम था, बड़ा बड़ा जो है भाषण और नेतागिरी करके चले गए। अभी जब लोग मर रहे हैं तो किसी से पूछने तक नहीं जा रहे हैं कि हाँ भाई तुम्हारा क्या हाल है। योगी जी आए, बड़ी बड़ी बातें की। यूपी का इतना बुरा हाल है, जो उन्होंने मीडिया को बैन कर दिया, वहाँ पर हॉस्पिटल को पाबंद लगा दिया है कि कोई भी अगर ये उनके ख़िलाफ़ जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। तो इस हिसाब का तो इन लोगों का राजनीति है। इन लोग डर पे राजनीति कर रहे हैं, लोग को डरा के। डेमोक्रेटिक कंट्री में ये कभी भी आवाम तस्लीम नहीं करेगी और मुंह तोड़ जवाब देगी। आने वाला जो 5 हल्के का जो इलेक्शन हुआ है स्टेट में, वो जवाब इनके सामने आएगा और ये मुंह के खाएंगे। और जैसा कि जानते हैं, मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर पर वो बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। इस बार भी उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन अगर आपको करना है तो स्टेट खुद फैसला करे, हम इस सिलसिले में कुछ नहीं कहेंगे। वो आत्मनिर्भर से तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि मोदी जी बोलते हैं कि मेरा जो है हमको दे दो, बाकी तुम लोग अपना समझो, तुम जियो मरो जो भी है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। वो ये बात आवाम को ऑलरेडी ओपनली बता चुके हैं, क्योंकि उनके अंडर में नहीं है। अगर वो बाशऊर आदमी होते हैं और हम उनको इल्ज़ाम भी नहीं देंगे, कहे कि भाई उस मेयार के आदमी नहीं है कि उनका वो सोच हो सके, जो इंदिरा गांधी का था, जो राजीव गांधी का था, जो मनमोहन सिंह का था।
उनके पास वो सोच हो भी नहीं सकता है, क्योंकि ना तो वो आज तक जो है अपना वो क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट दिखा पाए हैं, और वो तो एलानिया बोलते हैं कि भाई हम तो चाय बेचने वाले हैं, और हम मेरा क्या है, हम तो झोला लेंगे और निकल पड़ेंगे। तो झोला लेंगे निकल पड़ेंगे ये बात तो आवाम हाज़म नहीं करेगी। आप झोला भर भर के बाहर सबको सप्लाई कर दिए हैं, और जब यहाँ आवाम मर जाएगी तो आप अपना प्लेन पकड़ के निकल पड़ेंगे। तो आवाम को अब सोचना है कि झोला जो इनके तहत जो बाहर गया है वो कैसे आएगा। ये तो सबको बोलते थे कि भाई हम सबका डूबा हुआ पैसा जो है वहाँ से निकलवा देंगे, और ये जो अरबों अरब जो लेकर भागे हैं इनका हिसाब जनता तो ज़रूर लेगी इनसे। जी जी। और आप जैसा कि जानते हैं उन्होंने बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का ऐलान किया है, जबकि उनके बहुत सी स्टेट्स हैं, गुजरात है और भी, वहाँ सोनार बांग्ला नहीं चाह रहे। आखिर क्यों बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना? सुनिए, मैं तो पॉलिटिक्स के अलावा मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी मुंसलिक हूँ। मैं ग्लोबल समिट जो होता है उससे भी मुंसलिक हूँ, लेबर बोर्ड से भी मुंसलिक हूँ। तो ये जो मंशा इनका जो है सोनार बांग्ला का, अब मैं आवाम को ये बता दूं कि आवाम ये भी जान लें कि दो अहम चीज़ जो है बंगाल में पाई गई है। एक तो जो है पाचामी कोल माइन जो एशिया का सबसे बड़ा माना जा रहा है, और दूसरा नदिया डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो बांग्लादेश बॉर्डर से मिला हुआ जो इलाका है उसमें गैस का जो है उत्पादन मिल गया है। इनके दिमाग जो है ख़राब हो गया है कि यहाँ तो बंगाल में ऑलरेडी सोना का भंडार रखा हुआ है। अब ये जो है उस भंडार के बारे में नहीं जिक्र करके वो आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि सोनार बांग्ला बना देंगे। अरे भैया, आप जो इतने साल से हुकूमत कर रहे हैं तो क्या उस वक्त बंगाल नहीं नज़र आया था? इलेक्शन के वक्त ही नज़र आता है बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना। अरे भैया, जो बंगाल का जो प्राप्त है आप उसको दे दो। ममता बनर्जी जो उससे ज़्यादा कभी नहीं मांगी है। हमारे अमित मित्रा फाइनेंस मिनिस्टर हमेशा जाकर दिल्ली में जो जीएसटी को जो फॉर्मुलेट करने वाले आदमी हैं, जिससे आज लाखों लाख का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फ़ायदा हो रहा है, फॉर्मुलेट कौन किया है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अमित मित्रा जी ने करवाया है। ही वॉज चेयरमैन ऑफ द जीएसटी कमेटी, उन्होंने फॉर्मुलेट किया, उससे फ़ायदा हो रहा है। और उसका फ़ायदा जो है वो बंगाल का फ़ायदा रोक कर बैठे हुए हैं, आप वो तक देने के लिए रजामंद नहीं हैं। तो आप बंगाल की जनता को अच्छे से मालूम है कि बंगाल का जो है आप सिर्फ सोना लूटने के लिए आ रहे हैं, सोना देने के लिए नहीं। और कई नारे इन लोग लगाते हैं। एक नारा ये कि 2 मई दीदी गई, और एक और नारा है ओ दीदी ओ दीदी। ये सब क्या आपको क्या लगता है, ये चीप हरकत है या? ये सब बचकाना है उस म्यार के आदमी को, जब उनको अपने प्राइम मिनिस्टरशिप का गरिमा ही नहीं मालूम है कि वो किस कुर्सी पे बैठे हैं। वो डेली पैसेंजर की तरह जो है प्लेन पकड़ते हैं, आ जाते हैं बंगाल में, दिन भर रहते हैं, रात भर नाच कूच करते हैं और चले जाते हैं। तो उनको तो ये नहीं मालूम कि भाई प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट जो है वो ना पार्टी के लिए है, वो सारे हिंदुस्तान के लिए है। ही इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी, नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आरएसएस। और ये नारा जो 2 मई दीदी गई, वो तो 2 मई बताएगा। मोदी जी इंतज़ार कीजिए, ऐसा मुंह का खाइएगा कि दोबारा बंगाल में नज़र नहीं आइएगा। जी। और आपने देखा है कि बीजेपी के जितने लीडर्स हैं, छोटे से बड़े, सभी जो है 6 महीना पहले से यहाँ आके पड़ाव डाल के रखा, अभी भी है। आखिर क्या कारण है कि एक स्टेट पर इन लोगों ने पूरा फोकस कर दिया? लोग मर रहे जी रहे, उनसे कोई मतलब नहीं है। अभी हमने बोला ना कि जैसे इन लोगों को पता चला कि 2 गोल्ड माइन जो है बंगाल में छिपा हुआ है, तो सबका नज़र बौखला गया कि हम लोग तो चोरी बेईमानी शैतानी और बेच खसोट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो जो है असल गोल्ड माइन तो बंगाल में छिपा हुआ है। तो जितना रिसोर्सेज है वो सबको ला के डाल दी कि भैया जैसे भी करके जो हो तुम लोग पैर पकड़ो, आदमी का गला पकड़ो, लेकिन जो है सीट दिलवाओ हम लोग को। तो मतलब इनकी नज़र जो है यहाँ जो गोल्ड माइन जो आपने कहा है इसी पर है। बिल्कुल, आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि सोना से इनका क्या मुतालबा है। या आपको ये इल्म होना चाहिए कि जब एक बार नोटबंदी हुआ था, ये जितने जो है मंदिर हैं उसके सोने को तक रहे थे ये कि आप लोग अपना अपना सोना सब जो है दे दीजिए। जब इन्होंने मुंह की खाई मंदिरों से तो वापस बैठ गए। अब ये जब 2 तारीख को मुंह की खाएंगे बंगाल से, तो फिर किस बिल में जाके घुसेंगे ये तो मोदी जी जाने। क्या है कि एक बार तो चले गए थे, छिप गए थे जाके गुफा में, और बोलते थे कि हम जो है शंकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो तो शंकर भगवान से प्रार्थना नहीं, हो तो गुफा में घुसने के लिए गए थे कि कुछ आपद विपद होगा तो हम तो अंदर गुफा में बैठे रहेंगे। और ये अभी देखें कोविड में काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं, और इसके अलावा ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, सीट नहीं है, अस्पतालों की हालत ख़राब है। जबकि दूसरे ममालिक ने लॉकडाउन जब पहली बार हुआ था तो उसी वक्त उन्हें समझ में आ गया था कि हमें इसका कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। आखिर क्या कारण लग रहा है? देखिए, इन लोगों को सारा खबर था
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम, इन लोगों को सारा खबर था कि क्या होने वाला है। कोई बेवकूफ़ नहीं है भाई, ब्यूरोक्रेट्स तो बेवकूफ़ नहीं होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स तो देश चला रहे हैं, इन लोगों को सब मालूम है। लेकिन जो बैठा है गद्दी पे, अगर वो नहीं चाहे तो ब्यूरोक्रेट बेचारा क्या कर सकता है। आज उनके भी हाथ बंधे हुए थे। जबकि यूरोप में लॉकडाउन हो गया, इतना महामारी हुआ, तो इनसे उनको तो सबक लेना चाहिए कि हाँ भाई, आने वाला जो है ये अब इंडिया का रुख कर रहा है वायरस, इनको तैयारी रखनी चाहिए थी। और ये अभी भी जो है वैक्सीन का राजनीति, ऑक्सीजन का राजनीति और ये सब लेके पड़े हुए हैं। तो आवाम इनको ऐसे छोड़ेगी नहीं। इनका जो हाल होने वाला है, मैं आपके टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आवाम इनसे पक गई है और इनको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये झोला लेके जो बोलते हैं हम फकीर है, झोला लेके भी आप लोग नहीं जाने देंगे? नहीं, अब तो नहीं, जो चले गए चले गए। अब तो इनका प्लेन कैसे उड़ेगा यहाँ से, ये आवाम, हिंदुस्तान की आवाम जो है इनको दिखा देगी। या तो ये सबको मार के जाएं, या तो फिर यहाँ खुद अपने आप को जमा करवाएं। और अभी हाल में जस्टिस बनर्जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के कि इलेक्शन कमीशन पर मर्डर का चार्ज लगाना चाहिए, क्योंकि कोविड जानते हुए भी उन्होंने रैली की इजाज़त दी, इलेक्शन कराएं। बिल्कुल बिल्कुल। और प्राइम मिनिस्टर पे क्यों, योगी पे भी होना चाहिए ना। 22 लाख का मजमा आप जो है कुंभ में आप लगवा कर बोलते हैं कि आस्था, और आज जो बेचारा जो है मर रहा है लोग, जिसके पास ना पैसा है और ना लोग है कि उनकी शव को जलाया जा सके या उसको मिट्टी दिया जा सके, उनसे जाके पूछिए कि क्या हाल है। आप आस्था के नाम पे सबको मरवा रहे हैं, यही आप योगी हैं। तो आपको लग रहा है कि इस बार 2 मई को दीदी वापस आ रही है और परिवर्तन नहीं हो रहा है? मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि दीदी वापस आ रही है, बहुमत से आ रही हैं और मोदी जी को तगड़ा जवाब दे रही हैं। क्योंकि मोदी जी को डर है कि अगर दीदी आ गई तो ये हमको छोड़ेगी नहीं और दिल्ली का कुर्सी भी हिला के रखेगी है। तो ये इनका मेन जो है डर जो है इनको सता रहा है, और इसीलिए बौखला के जो ये बंगाल आ रहे थे कि किसी भी कीमत से जो है, जैसे भी हो, पैसा खर्च करके हो, छल बल कपट जो भी करके भी हो, कैसे भी करके दीदी को रोका जा सके, ताकि मेरा दिल्ली का जो है सिंहासन बसा रहे। लेकिन ये जान लें मोदी जी कि इनका गद्दी हिल गया है और इनको अब बचाने वाला कोई नहीं है। एक और इनके साथ है जो इतने दावे के साथ ये कह रहे हैं कि 200 सीट हम जीत रहे हैं, तो और दीदी ने भी कहा है कि 200 से ज़्यादा सीटों से हमें जिताया जाए, क्योंकि अभी भी हमारे अंदर जो है गद्दार हैं। तो ये कैसा, आपको क्या लग रहा है, किस आधार पे कह रहे हैं? क्या ईवीएम भी इसमें कोई मायने रख रहा है? भाई देखिए, ईवीएम के मुतालिक तो अभी जब तक कोई कॉन्क्रीट बात नहीं आया तो बोलना मुमकिन है। लेकिन बहुत लोगों से मतलब ये जानकारी मिल रही है कि हाँ भाई, देयर आर सम प्रॉब्लम और सम मैनिपुलेशन। बहर क्या, उस बहस में हम लोग नहीं जाएंगे। हम आवाम के ऊपर निश्चिंत हैं कि आवाम जो चाहेगी वही होगा और आवाम दो टूक जवाब देगी। और ये बड़ा बड़ा बोल इनका दिल्ली में भी निकल गया, जबकि वो बोल रहे थे कि केजरीवाल को मुंह के खानी पड़ेगी, तो अपने मुंह के खा कर वो दिल्ली से भागे। और आज भी केजरीवाल को जब उन्होंने लाइव शो किया तो मोदी जी बोलते हैं कि ये प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है। तो प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ क्या नहीं है मोदी जी, ये बता दीजिए। कि लोग इस तरह मर रहे हैं, ये क्या प्रोटोकॉल है? लोग बेसहाय होकर हॉस्पिटल से हॉस्पिटल घूम रहे हैं, ये क्या प्रोटोकॉल है? एक एम्बुलेंस के लिए जो 500 का भाड़ा जो 15,000 मांग रहा है, ये प्रोटोकॉल है? अरे आप किस किस का चीज़ का जवाब दीजिएगा मोदी जी? अभी लोग एक एक चीज़ का जवाब आपसे लेंगे और आपके पास एक भी जवाब नहीं है। और आखिर में ये लोगों को कुछ मैसेज देना चाहिए, सामने 8वें चरण का चुनाव है और आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि ममता जी का हाथ मजबूत कीजिए और ममता जी के मजबूती से ये सिंहासन जो बैठे हैं दिल्ली में रचाए हुए और अंधभक्त लोग को अपने मुट्ठी में किए हुए, तो मैं बोलूँगा कि आसाराम बापू और मोदी जी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इनका भी वही हाल होना चाहिए जो आसाराम बापू का हुआ है, और ये जवाब हिंदुस्तान की जनता देगी और कोई नहीं। और यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं वहाँ जड़ा साकू है, यहाँ आपको क्या लगता है विवेक गुप्ता उसी मार्जिन से जीतेंगे? बिल्कुल, युवा नेता हैं, कर्मठ आदमी है, राज्यसभा के एमपी हैं, इतना बड़ा जो है वो अपना कारोबार संभाल रहे हैं और लोगों में वो जन प्रिय हैं, जन परिचित हैं। वो कोई नया फिगर नहीं है आज पॉलिटिक्स के लिए, और मीडिया से जुड़े हैं, वो लोगों में बसे हैं। तो जाहिर बात है, मुझे पूरा आश्वासन है कि जो है जनता उनको बहुमत वोट से लेकर आएगी।
बहुत शुक्रिया फैसल साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे फैसल साहब, आप सुन रहे थे, और इन्होंने पूरी तफसील के साथ पूरे हिंदुस्तान के जो मौजूदा सूरत हाल पर उस पर चर्चा किया, बताया कि क्या हाल है। और उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी को आसानी से हम लोग झोला लेके जाने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया। अगले अपडेट के साथ फिर हम आपसे के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।